पहला जो क्वेश्चन है कि अपरा से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, है ना। जो अपरा से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वह कौन कौन सा हार्मोन है। तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, अपरा के बारे में आप लोग जाना होगा भाई, ठीक है। अपरा के बारे में जाने होंगे कि यह जो है यह रिप्रोडक्शन जो होता है पार्ट, है ना, जनन जिसको बोलते हैं, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन है भाई। उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन को लिया गया है और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो अपरा से स्रावित हार्मोन निम्न है। और आपको बता दूं भाई कि यह जो चैप्टर है, चाहे कोई सा भी चैप्टर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से थ्योरी वाला पार्ट को देख सकते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा था कि अपरा से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। तो भाई अपरा से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है निम्न है, जो कि नीचे है। देखिए, पहला जो हार्मोन है जिसको बोलते हैं मानव जरायु, याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन सब है, ठीक है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपियन, ठीक है, मानव जरायु गोनेडोट्रोपियन, जिसको इंग्लिश में हम लोग HCG बोलते हैं, ठीक है भाई, HCG बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपियन, ठीक है। यह हार्मोन है जो अपरा से निकलता है। दूसरा जो हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन, ठीक है, मानव अपरा लैक्टोजन, जिसको हम लोग HPL कहते हैं, है ना, HPL कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्नोजन, ठीक है, लैक्नोजन। इसको आप लोग याद रखेंगे, यह दूसरा हार्मोन है। और तीसरा जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन है। और चौथा जो है अगला हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टोजन, ठीक है, प्रोजेस्टोजन। यह जो है जितना भी हार्मोन है वह हार्मोन अपरा से स्रावित होता है, अपरा से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है भाई। तो इसको आप लोग याद करेंगे। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भाई रहेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन रहता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, आप जो ये क्वेश्चन है तो सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि इसका ये आंसर हो गया, आप इससे ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है ना। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है। इसमें से कोई एगो रहेगा, बाद में कोई दूसरा हार्मोन का नाम रहेगा। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो आप चीज़ों को बेहतरीन तरीका से पढ़ने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दुग्ध श्रवण क्या है। दुग्ध श्रवण क्या है ना, दुग्ध श्रवण क्या है। देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे तो दुग्ध श्रवण के बारे में हम लोग देखे हैं और ग्रंथि वगैरह भी देख चुके हैं, और किस तरीके से दूध का निर्माण होता है, ये तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो है, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं भाई कि दुग्ध श्रवण क्या है। तो देखिए कि संगर्भता के दौरान स्त्री के स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। जी भाई, जब एक महिला जब गर्भ में होती है ना, वही है संगर्भता के दौरान। मतलब जब एक महिला गर्भ में होती है तो गर्भ के दौरान उनके स्तन में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, है ना। और क्या होता है कि और संगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दुग्ध श्रवण कहते हैं, है ना। मतलब दूध का बाहर निकलना, मतलब किस तरीके से दूध बाहर निकलता है। हालांकि यह सिर्फ क्वेश्चन है कि दूध का श्रवण क्या होता है, यह क्वेश्चन है कि दूध का श्रवण कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया को लिखना है। हालांकि ये चीज़ों को हम लोग बता चुके हैं, है ना,
जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बिल्कुल आइडिया होगा इसके बारे में, चाहे चीज़ों को बताए भी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था सिर्फ कि दुग्ध स्रवण क्या है। तो यही दुग्ध स्रवण है कि जब एक महिला जो होती है, जब समगर्भिता होते हैं, जब गर्भ में होते हैं, तो उनके दौरान स्तन ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखते हैं और अंत में क्या होता है, उससे दूध उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दुग्ध स्रवण कहते हैं, दुग्ध स्रवण कहते हैं। ठीक है जी, चलेंगे भाई आगे देखते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है ओस्ट्रोलो। बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है भाई कि ओस्ट्रोलोपिथेसिन मानव। देखो इसको क्या बोलते हैं, जो बहुत पहले में जो मानव रहता था ना, उसको बायोलॉजी में भाई हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्ट्रोलोपिथेसिन, या उसको हम लोग आदि मानव भी कहते हैं, है ना। तो जो आदि मानव थे उनके बारे में बात है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि मानव के उत्पत्ति स्थल एवं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितना शानदार क्वेश्चन है भाई कि आदि मानव जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, जो मानव था, जो आदि मानव था, उनका उत्पत्ति स्थल बताइए। आखिर सबसे पहले आदि मानव देखने को कहाँ मिले इस पृथ्वी पर, और उनके विशेषताओं को बताना है। कितना मस्त क्वेश्चन है ना। चलिए आंसर देखिए कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 2 मिलियन साल पहले, बहुत पुरानी बात है भाई, है ना। 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रालोपिथेसिन, है ना, ऑस्ट्रालोपिथेसिन मानव पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर पाए जाते थे। याद रखिए कि जो आदि मानव थे वह सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला है, और हम लोग उसको मानते हैं कि अफ्रीका जो है ना, वहीं पर सबसे पहले मानव का उत्पत्ति हुआ है ना। और उनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। आखिर क्या क्या विशेषता था, तो भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे भी याद रखेंगे कि अफ्रीका वह कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ पर सबसे पहले मानव को देखा गया था, आदि मानव को वहाँ देखा गया था। इसका मतलब आदि मानव यानी मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ है भाई, तो अफ्रीका में हुआ है, यानी अफ्रीका। ठीक है, याद रखेंगे। और पूर्वी वाला भाग में, है ना, इसको भी याद रखेंगे, पूर्वी अफ्रीका में। चलिए आखिर विशेषता क्या है इनका, तो देखिए कि ये पत्थर से बने हथियारों से शिकार करते थे। जी भाई, पहले कहाँ कोई व्यवस्था था शिकार करने के लिए। अगर अपना कोई इंसान खाना खाना चाहेगा, आदि मानव, तो भाई कहाँ से खाएगा, तो वो किसी न किसी जीव जंतु को मारकर ही खाते थे, और कच्चा खाते थे। पकाने का कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि उस समय आग का भी खोज नहीं हुआ था, है ना। तो पत्थर से जीव जंतु को मार करके उसको कच्चे खा लिया करते थे। तो विशेषता हो गया कि यह पत्थर के हथियार रखते थे, शिकार करते थे इससे। दूसरा है कि ये फलों का भी भोजन करते थे, है ना। जी भाई, जीव जंतु को मारकर खाते थे, उसके साथ साथ फल फूल वगैरह कुछ भी, है ना, खा लेते थे, जो इनको भूख को मिटा पाए और इससे जीवित रह पाए, उन चीज़ों को यह सेवन करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में ह्यूगो डी ग्रीस की भूमिका क्या थी। बेहतरीन, शानदार, है ना। आखिर विकास जो हो रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि विकास निरंतर हो रहा है। तो विकास के बारे में जो ह्यूगो डी व्रीस का क्या कहना था, है ना, उनके बारे में है भाई। देखिए ग्रीस नहीं है, यहाँ पर व्रीस है। देखिए तो 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डी व्रीस ने इवनिंग प्राइमरीज पर, है ना, इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया एवं बताया कि उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण होता है। मतलब ह्यूगो का कहना था कि उत्परिवर्तन
जब उत्पन्न होता है कोई चीज़ तो बहुत सारे परिवर्तन होता है, और वही उत्परिवर्तन होने से ही नए नए प्रजाति का विकास होता है। मतलब इन्होंने इसे साल्टेशन यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। मतलब इनका का नाम था कि भाई नए नए जब परिवर्तन होते हैं, जब उत्पन्न होते हैं तो नए नए परिवर्तन होते हैं, और इसी से नए नए प्रजाति का विकास होता है, नए नए प्रजाति का उत्पत्ति होता है, नए नए प्रजाति का निर्माण होता है। और उन्होंने इसे साल्टेशन कहा, साल्टेशन बताया, यह एक साल्टेशन है। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार है। आप लोग इसको भाई बिल्कुल अपने नोटबुक में तैयार करेंगे, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं भाई। इससे देखिए अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग किसे कहते हैं। देखो आप लोग भाई 10वां क्लास में भी यह पढ़े होंगे, है ना, बायोलॉजी में 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे। समजात अंग क्या होता है, समरूपी क्या होता है, और समजात क्या होता है, सब आपने पढ़ा होगा, है ना। वही है कि समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। ठीक है, उदाहरण द्वारा इसको समझाना है कि समजात अंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कि वैसे अंग जो समान उद्भव और संरचना के होते हैं। जी भाई, समान संरचना के होते हैं, उसी प्रकार हूबहू दिखेगा, किंतु एक दूसरे से कार्य में भिन्न होते हैं। बिल्कुल देखने में तो लगेगा एकदम समान है, उसी प्रकार है, लेकिन यह अलग टाइप के कार्य को करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, है ना। बिल्कुल देखने में लगेगा वैसे नहीं, लेकिन उसका कार्य अलग होता है, उस प्रकार के अंग को समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी और चमगादड़ के पंख। पक्षी देखो, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, उसके साथ मेढक और मानव के अग्रपाद दोनों समजात कहलाते हैं, है ना। आगे वाला जो हाथ कहते हैं उसको, है ना, हम लोग में हाथ है, उसके में पैर है, या हाथ कहो उसको, है ना, वो, क्योंकि उनका उद्भव व संरचना समान होने के बावजूद ये अलग अलग कार्य करते हैं। जी भाई, है ना, मतलब उसका उद्भव और संरचना भी लगभग वैसी है, लेकिन कार्य उसका अलग अलग है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समजात अंग कहते हैं। ये तो टफ है नहीं, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। और लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज भी टफ नहीं है, एकदम साधारण भाषा में लिखा गया है, जो आप पढ़ने के बाद खुद समझ जाओगे और याद भी हो जाएगा आपसे, है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए कि समजात अंग और समरूपी अंग क्या है। लो, तो समजात के बारे में तो अभी देखे हैं, समरूपी उसमें ऐड कर लेते हैं, और क्या, तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कि समजात अंग ऐसे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, दोनों वही है ना, आप कोई सा भी लिख देना यदि एग्जाम में आता है तो। उदाहरण जैसे भाई कि चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, है ना, घोड़े की अगली टांग एवं मानव का हाथ क्या होते हैं, समजात अंग है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण इनकी रचना भिन्न भिन्न हो गई है ना। देखो आप लोग ये भी जानते होंगे कि यदि किसी भी अंग का हम कार्य नहीं करें, कोई सा भी अंग है जिसको हम काम में न ले, तो वह अंग धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं, है ना। तो जिस अंग को जितना ज़्यादा काम में लिया जाए उसके अनुकूल वह ढल जाता है। यदि किसी अंग को काम में नहीं लेंगे तो आप उसी अनुकूल में वो ढल जाता है ना। तो यही चीज़। अगला देखिए कि समरूपी अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोगित हो जाते हैं ना, यानी समान कार्य के लिए उपयोग हो जाते हैं, है ना, तथा समान सा दिखाई देते हैं। मतलब जब समान प्रकार का लगेगा,
हालांकि कार्य भी समान है, परंतु मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप अंग कहते हैं भाई, समरूप अंग कहलाते हैं, है ना। देखो मतलब वैसन अंग जो काम करेगा और समान दिखाई देगा, मतलब सेम प्रकार के काम करेगा और समान टाइप के दिखेगा भी, लेकिन उसका जो भ्रूणीय परिवर्तन है, जो भ्रूणीय परिवर्धन है, वहाँ उसके भिन्न होते हैं, है ना। मूल संरचना नहीं होता है ना। जन्म किसी भी हिसाब से हुआ होगा, किसी भी हिसाब से हुआ होगा, लेकिन देखने में हूबहू लगेगा, काम भी सेम करता है, उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं, है ना। तो चलिए इसका समरूप अंग का थोड़ा सा हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए तो उदाहरण क्या है कि तितली हो गए, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं। बता, कार्य तो उड़ने के ही दोनों कर रहे हैं ना, और देखने में क्या होते हैं, एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है ना। यही तो का नाम था समरूपी का, ठीक है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 तक देख चुके हैं, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। आप सोच रहे हैं ना कि एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का सीरीज आपको दे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में बनने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगा उस क्वेश्चन का, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लैमार्क का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित थे, लिखें। देखो ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं भाई, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आयल है, एग्जाम में आयल है क्वेश्चन, है ना। ये सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इस टाइप के, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे सारा का सारा देख चुके हैं, है ना। हम अभी नहीं बोल रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ लगभग 7-8 महीना हो गया होगा, 9 महीना, तो उस चीज़ों को जाकर के आप देख सकते हैं, अभी भी ये चीज़ पढ़ाया हुआ है ना। तो देखो वहाँ से भी यदि अच्छा से पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में आना ही आना है ना। चलिए क्वेश्चन है कि लैमार्क का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित थे, लिखें। तो ध्यान दीजिए कि लैमार्क का सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला कि बड़े होने की प्रवृत्ति, बहुत अच्छा, कि बड़े होने की प्रवृत्ति, यह लैमार्क के सिद्धांत है भाई, इसी सिद्धांत है ना, यही आधार है। आगे देखिए कि वातावरण का सीधा प्रभाव, जी भाई, जीव जंतु पर वातावरण का भी सीधा प्रभाव पड़ता है, लैमार्क ने सब बातें बताया। और अंगों के कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव, जी लैमार्क का ही कहना था कि यदि किसी अंग को ज़्यादा देर तक काम करें या ज़्यादा उपयोग में लाएं वो, और जिसको साफे कभी उपयोग में नहीं लाए सो बहुत दिन बाद देखोगे तो दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, लैमार्क का कहना था। और भाई ये चीज़ें सत्य भी है ना, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कि उपार्जी लक्षणों की वंशागति, भाई वंशागति पर भी डिपेंड है ना। तो ये सारा का सारा काम लैमार्क का कहना है, इसी तथ्यों पर आधारित है लैमार्क का सिद्धांत, है ना। जी समझ आ रहा होगा, बिल्कुल भाई समझ आ रहा होगा, है कोई दिक्कत वाली नहीं होना चाहिए बात, है ना। चलिए तो भाई आगे चलें। देखिए जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और थ्योरी में देख सकते हो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाह्य निषेचन क्या होता है, बिल्कुल उसको पढ़े हैं, है ना। एक आंतरिक निषेचन होता है, अंतः निषेचन, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बाह्य निषेचन से आया है ना, तो बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए, इसकी हानियाँ बताएं। बहुत अच्छा, बाह्य निषेचन क्या है उसको बताना है और उसका हानि के बारे में बताना है, बेहतरीन क्वेश्चन। अगला देखिए, हाँ तो आखिर इसका पहले देख लेते हैं। देखिए कि दो भिन्न भिन्न युग्मनजों जैसे नर एवं मादा का संलयन जब जीव के शरीर के बाहर होता है, जी हम लोग तो जानते हैं भाई कि जैसे हम लोग जो जन्म लिए हैं वो क्या, वह आंतरिक निषेचन से लिए हैं, अंतः निषेचन से हुए हैं। लेकिन यदि नर और मादा का जो युग्मनज है ना,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। अगर इसका फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो, है ना, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, है ना, उसे ही तो बाह्य निषेचन कहते हैं, क्योंकि शरीर से बाहर निषेचन होगा, निषेचित होगा। अगर देखिए कि अधिकांशतः यह जल में संपन्न होता है। अधिकांशतः जल वाले जो जीव है ना, उसमें बाह्य निषेचन भी होता है, बाह्य निषेचन ही होता है ना। जैसे शैवाल, बाह्य निषेचन, उभयचर आदि, याद रखेंगे बाह्य निषेचन होता है इसमें, है ना। आखिर बाह्य निषेचन की हानि क्या है ना। बाह्य निषेचन यदि होगा तो क्या हानि है उसमें, तो देखो बाह्य निषेचन की हानियां, तो जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में नर एवं मादा युग्मकों को शरीर से बाहर मुक्त करना पड़ता है, अर्थात इसमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं ना। पहला बात तो इसका क्या है, हानियां है कि नर भी और मादा भी अपना अपना युग्मक को ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा शरीर से बाहर, और शरीर से ज़्यादा बाहर आ गया तो यह गारंटी नहीं है कि निषेचन हो ही जाएगा, संलयन हो ही जाएगा, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो बड़ा कम इसका होता है कि निषेचित हो जाए, हालांकि हो जाता है, लेकिन अंतः निषेचन से ज़्यादा डिफिकल्ट बाह्य निषेचन है, कम चांस रहता है ना। अगला देखिए कि बाह्य निषेचन का एक दुर्गुण भी यह है, हाँ दुर्गुण यह भी है कि परभक्षियों तथा शिकार एवं अन्य आपदाओं द्वारा युग्मक की संख्या में भारी कमी आ जाती है ना। ऐसे भी होगा भाई, क्यों, क्योंकि यदि बताइए, यदि बाहर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक बाहर निकाल दिया गया तो यह जरूरी है कि खनीय हो जाएगा निषेचन, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होगा, हो सकता है कोई आपदा आ गया, या कोई शिकारी आ गया, कोई पक्षी आ गया तो उसको खा भी सकता है, कोई आपदा आ गया तो इधर उधर भी भाग सकता है नर युग्मक या मादा युग्मक। तो इस कंडीशन में थोड़ा कम चांसेस बन जाता है कि निषेचित हो पाए, है ना। तो यही है बाह्य निषेचन का हानि, और बाह्य निषेचन क्या है उसको हम लोग देख चुके हैं बेहतरीन तरीका से। ठीक है जी, चलेंगे भाई, अब आगे देखते हैं। अगला देखिए BOD क्या है, BOD क्या है, बेहतरीन है भाई। देखिए ध्यान से देखिए, अब BOD क्या है। देखिए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में घुले या कणिकीय पदार्थों के वायवीय निम्नीकरण के लिए ऑक्सीजन के प्रयुक्त होने की दर को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या BOD कहते हैं। ठीक है, हाँ इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए कि BOD कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है। देखो कितना मस्त है, मतलब यदि जल प्रदूषण होगा तो इसको ही बता देगा BOD, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, जल की गंदगी को बताने में सहायक होता है। अर्थात BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। स्वच्छ जल में यह कम तथा प्रदूषित जल में इसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक BOD प्रदूषित जल का सूचक है। बढ़िया है ना, तो सूचक की तरह काम करता है, जल दूषित है कि ठीक है उसके सूचक में यह काम आता है भाई, है ना जी। बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। तो सारा का सारा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, है ना, अपना नोटबुक में तैयार कर देना भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताएं। वाह, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताना है। तो देखिए कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नलिखित है। पहला क्या है, आनुवांशिक विविधता, याद रखिए पहला क्या है जी, तो आनुवांशिक विविधता।
दूसरा क्या है, जातीय विविधता। तीसरा क्या है, पारिस्थितिकी विविधता, है ना, या पारिस्थितिकीय विविधता, है ना। तो ये क्या है, यह जैव विविधता के घटक है ना भाई, क्योंकि इसमें भी तो विविधता देखने को मिलता है ना, कि आनुवांशिक रूप से विभिन्नता होगा, जातीय रूप से विभिन्नता होगा, उसके साथ साथ परवरिश पर भी डिपेंड करता है कि किस माहौल में रह रहा है, उससे भी जैवों में विविधता देखने को मिलता है, जीव जंतु में विविधता देखने को मिलता है जी। बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं उसको भी। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मस्त क्वेश्चन है, टिप्पणी करना है भाई। देखिए, तो क्रायो प्रिजर्वेशन देखते हैं आखिर क्या है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को जीवित व जनन क्षम स्थिति में निम्न ताप यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर रक्षित किए जाने की तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। बहुत अच्छा है ना। क्या है कि संकटग्रस्त जो प्राणी है, युग्मक है, उसको जीवित रखने का यह क्या है, तरीका है ना, उसी को बोला जाता है। इसका उपयोग क्या है कि संकटापन्न जातियों के युग्मों को उचित व अनुकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक संरक्षित करने में, है ना। लंबा समय तक उसे संरक्षित कैसे किया जाए, उसी जो संरक्षित करने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है भाई। हालांकि आप लोग प्रिजर्वेशन के बारे में तो नाम सुना ही होगा, है ना, जिसका मतलब होता है बचाना, बचाव करना, किसी भी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना। ठीक है भाई। तो देखो, आज हमने बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जो बायोलॉजी से था, क्लास 12 से था। इसके साथ साथ और VVI क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को लेकर आएंगे भाई, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो तो जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। चलो हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के चल रहे थे, VVI क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को देखा था, फिर से हम लोग आज 11 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके आएंगे, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी कार्यवाही को। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन जो है वह है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आने का संभावना है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको तो पता ही है कि अंतर हम लोग किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। एक तरफ लिख दीजिए क्या, युग्मक जनन, और दूसरा तरफ लिख दीजिए भ्रूणोद्भव। ठीक है। और चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं भाई युग्मक जनन आखिर क्या होता है। देखिए, तो युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है जी। जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। तो नर में भी नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक में भी मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो या तो मादा के अंदर या तो नर के अंदर जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं भाई, है ना। उसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मक के निर्माण को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं।
और आप लोग जानते हैं कि मादा में जो होता है वह अंडा का निर्माण होता है और नर में जो होता है वह शुक्राणु का निर्माण होता है ना, तो वही है युग्मक। ठीक है, तो वही युग्मक के जो जनन होता है, उसके जो बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। अब देखिए कि इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं। जी भाई, है ना। अभी तो हम लोग देख लिया कि नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक इसमें बनते हैं। आगे देखिए कि भ्रूणोद्भव क्या होता है। देखिए कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। हम जानते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक साथ मिलता है और फर्टिलाइजर होता है तो वहाँ से क्या बनता है भाई, जाइगोट बनता है। और वही जब जाइगोट बनता है तो फिर जाइगोट से जो भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो जाइगोट का जो कोशिका है उसका विभाजन होकर के क्या बनता है, भ्रूणोद्भव बनता है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए। इसमें युग्मक जनन में देखिए दूसरा कि इस प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकाला जाएगा, है ना। कहेगा कि बताओ भाई मियोसिस प्रक्रिया किस में होता है, तो आप याद रखेंगे युग्मक जनन में होता है। ठीक है, हाँ, तो आप इसको याद रखेंगे भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए इसमें क्या होता है देखिए कि इस प्रक्रिया में द्विगुणित जाइगोट के बार बार माइटोसिस यहाँ होता है, गलत लिखा है, माइटोटिक लिखा है, माइटोसिस, है ना। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, इधर क्या होता है, ये इधर होता है मियोसाइट्स, है ना, यानी मियोसाइट्स, और इधर होता है क्या है, माइटोसाइट। ठीक है, माइटोसाइट। तो ये बात याद रखेंगे, इसमें क्या होता है मियोसाइट्स, इसमें क्या होता है माइटोसाइट्स। ठीक है भाई, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो युग्मक जनन कहते हैं। उम्मीद करते हैं भाई ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। बढ़िया है, आप इसको याद करिए। यह 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। देखो, जब हम पढ़ा रहे थे जनन चैप्टर तो अनिषेक के बारे में बता चुके हैं, अनिषेक फल वगैरह के बारे में भी हम लोग बता चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर देखिए कि कुछ प्राणियों जैसे रोटीफॉर्स, मधुमक्खी, पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। यानी बिना निषेचन के यदि नया जीव का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है ना। और एक आध दूगो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ, उदाहरण भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ये वही क्वेश्चन आता है कि बताओ अनिषेक फल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है ना। तो आप लोग जा करके वहाँ पर वीडियो को देख सकते हो भाई, बड़ा बढ़िया से चीज़ों को बताया गया है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख करें। बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है भाई, है ना, सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में निर्माण होता है भाई, है ना, एंटीबॉडी जो जीवाणुओं को मारता है ना। तो वही है कि एंटीबॉडी के कार्य क्या है उसको बताना है। तो देखिए एंटीबॉडी निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। पहला क्या है कि जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। इसे ऑसोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है,
ऑसोनाइजेशन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, देखो एंटीबॉडी को जांच मतलब पहचान लेता है, उसको ढक देता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑसोनाइजेशन कहते हैं। अगला क्या है कि एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है, अगर वह विषाणु निकालता है हमारे शरीर में, तो वह क्या करता है, वह न्यूट्रल कर देता है एंटीबॉडी, है ना, उसको न्यूट्रल कर देता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोक देता है ना, और उसे उदासीनता कहते हैं। ठीक है, यानी उसको क्या कर देता है, तो उसको उदासीन कर देता है। ठीक है जी। अगला देखिए कि एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर वृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और यह याद रखिएगा, एंटीबॉडी और एंटीजन बनता है ना। आप लोग ब्लड वाला सेक्शन में इसको पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं भाई। ठीक है, और क्या करता है कि अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है, जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाता है। इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन कहते हैं। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तमाम जो है यह कार्य है किसका, एंटीबॉडी का काम है, जो हमारे शरीर को रक्षा पहुंचाने का काम करता है भाई। बाहरी यदि कोई इन्फेक्शन होता है, कोई सूक्ष्म जीव यदि हमारे बॉडी में इंटर करके इन्फेक्ट करता है, तो उसको बचाता है ना, उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। ठीक है जी। चलिए भाई, यदि आप लोग को वीडियो समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है जी। चलिए भाई आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सहलग्नता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइपिंग गलत है, सहलग्नता होगा, है ना, आधा ग होगा। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सही लिखा हुआ है सहलग्नता, और इधर है विनिमय। चलिए तो देखिए कि सहलग्नता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है। कितना अच्छा बात है ना। सहलग्नता का क्या मतलब है कि कोई सा भी गुणसूत्र है उसमें जीन को एक साथ बना करके रखता है सहलग्नता। विनिमय देखिए, विनिमय गुणसूत्र के जीन्स को पृथक करता है, जिससे नए संयोग बनते हैं। यह एक साथ रखने का प्रयास करता है सहलग्नता, और विनिमय है जो उसको हटाने का काम करता है। फिर देखिए दूसरा नंबर कि जीन्स के पास स्थित होने पर सहलग्नता की तीव्रता बढ़ती है, और यहाँ है जीन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आकृति घटती है। बिल्कुल भाई, है ना। अगला क्या है कि इसके द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं, ये संतान में जनक लक्षणों को बदल देते हैं। देख रहे हैं, तो पूरा भाई ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह आप जब एग्जाम देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको जनन से दिखाई देगा, है ना। तो जनन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे भाई। अब देखिए आनुवांशिकी विज्ञानों, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आनुवांशिकी विज्ञानों द्वारा जीवों में नई प्रजाति के निर्माण को रोकते हैं ये सहलग्नता, लेकिन ये नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो भाई देखें दोनों में तो डिफरेंस है, उसको हम लोग देख चुके हैं, है ना। चलिए जी, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है भाई ये। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे। देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ठीक है,
कौन कौन तकनीक है भाई? पहला आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी, है ना, दूगो है। देखिए पहला क्या है कि आनुवांशिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। देखिए तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से डीएनए या जीन मिलाकर किसी अन्य जीवन के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। मतलब जीन परिवर्तन, है ना, जीन डीएनए परिवर्तन या जीन, उससे जीन निकाल करके उसको क्या करो, दूसरा के साथ उसको युग्मित किया जाता है। और दूसरे शब्द में यदि कहा जाए कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है ना, क्योंकि भाई डीएनए को ही तो यहाँ पर युग्मित करने की बात है ना। चलिए अगला क्या भाई, रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी देखिए प्रक्रमों में रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रिकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम, है ना, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम का उत्पादन, ये सब रासायनिक तरीके से होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल भाई समझ आ रहा होगा, एकदम शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे या इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, काम देगा। यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय को लिखे। मतलब हम जानते हैं कि कितना सारा ध्वनि प्रदूषण है ना, हमारे आसपास में बहुत जगह पर ध्वनि प्रदूषण हमें देखने को मिलता है, मार्केट शहर हर जगह लगभग ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है। तो हम लोग ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रण करेंगे वो हमें बताना है ना। तो चलिए देखिए कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला कि अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों के स्थान पर कम शोर करने वाली मशीनें लगानी चाहिए। भाई ध्वनि प्रदूषण तो आवाज़ से होता है, तो जो बहुत बड़ा फैक्ट्री में जो बहुत आवाज़ देने वाला जो मशीन है उसको हटा करके कम साउंड देने वाला मशीन को हमें लाना चाहिए। अगला है कि आबादी से दूर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित की जानी चाहिए, और जहाँ पर यदि कोई कंपनी है तो वहाँ पर कंपनी खोलना चाहिए जहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है ना, कम आबादी है, साइड में उसको कंपनी को खोलना चाहिए। अगला है कि लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज़ पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगानी चाहिए, है ना। यदि लाउड स्पीकर हो रहा है, बहुत तेज आवाज़ बज रहा है, उस पर बंद करना चाहिए, उसको नहीं बजाना चाहिए। अगला है कि ध्वनि अवशोषक पदार्थों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा चीज़ों को बजाना चाहिए जिससे आवाज़ कम निकले या आवाज़ ना निकले, है ना। अगला कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून की कड़ाई से अनुपालन होनी चाहिए। और भाई इतना ज़्यादा ध्वनि है तो ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई ना कोई तो नियम कानून बनेगा। तो यदि नियम कानून बना हुआ है तो क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल पालन करना चाहिए, एकदम कठोरता से उसको पालन करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे। वाह, यदि जल से यानी पानी से यदि रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे,
सुझाव मांग रहा है एग्जामिनर। तो देखिए कि संदूषित जल वहित रोगों जैसे टाइफाइड एवं अतिसार जैसे रोगों के रोकथाम हेतु हमें स्वच्छ जल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। सीधा बात, यदि पानी से हमें कोई बीमारी हो रहा है तो क्या करना चाहिए भाई? साफ पानी पीना चाहिए, प्यूरिफाई करके पीना चाहिए, या पानी को गर्म करके पीना चाहिए, जिससे हम रोग से बच सकते हैं, है ना। जल के द्वारा जो बीमारी होता है उससे हम बच सकते हैं। तो यही तो है एक उपाय। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें जी। यानी जन्मजात, जिसको सहज बोलते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण में अंतर बताना है। तो देखिए जन्मजात एक प्रकार का, पहले जन्मजात वाला है उसके बाद हम लोग उपार्जित वाला देख लेंगे। तो जन्मजात एक प्रकार का अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होती है, यानी जन्म से ही रहता है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षण है ना रोगजनक विशिष्ट है। यहाँ तक हम लोग देख लिए क्या, पहला क्या है इसका कि जन्मजात से ही रहता है यह, है ना, लेकिन उपार्जित क्या है भाई, तो यह रोगजनक विशिष्ट है, किसी से होता है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया होती है, जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, जिसको हम लोग ल्यूटनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, है ना। ये शामिल है, यानी शुक्र जनन में शामिल होने वाले यह हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे FSH और LH, है ना ये, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए कि यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, है ना। यौन संचारित रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए कि यौन संचारित रोगी के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। पहला कि किसी अनजान व्यक्ति यहाँ पर है या बहुत व्यक्ति से गैर संबंध नहीं रखना चाहिए, पहला बात। दूसरा, मैथुन के समय सदैव जो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अगला है, यदि कोई आशंका हो तो तुरंत ही प्राथमिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिलकर रोग का पता करके इलाज कराना चाहिए, है ना। इससे आराम से लोग यौन संचारित रोग से बच सकता है। ठीक है भाई, तो आज ये हो गया अपना 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, हम लोग अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।